सुप्रभातम। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग। आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के उपाय और बात होगी स्वस्थ जीवन शैली की। आपको ज्ञान देंगे संस्कृत का और साथ ही इसमें होगी भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सोमवार और कृतिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान रहना और साथ ही प्रेरणा पाना आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका भाग्य और भविष्य भी बेहतर बनेगा। भारतीय साहित्य की बात करें और ग्रंथों की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी अहम बातों के विषय में बताया गया है जो हमें जीवन का दर्शन देती हैं, साथ ही प्रेरणादायक होती हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इन्हीं विचारों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं सुभाषित में। गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैर्गुणैः समः। मनुष्यों को सदा गुण प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं, अपितु उनसे बढ़कर हैं। We should always seek noble qualities, as even a poor person with good qualities is considered a greater human being than the ones having tons of wealth but no noble quality. भारत ज्ञान की भूमि है, विज्ञान की भूमि है, परंपराओं की भूमि है और साथ ही अध्यात्म की भूमि है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं और इनका महत्व बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण मिश्र। यतो धर्मः ततो जयः। आज भारतीय ज्ञान परंपरा की कड़ी में बात एक ऐसी किताब या ग्रंथ की जिसने न केवल अपने रचना काल में ही दो समुदायों या संप्रदायों के बीच कट्टर धार्मिकता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि आज भी वह ग्रंथ इन्हीं दो समुदायों के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कुछ और। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं धार्मिक सद्भाव के नायक दारा शिकोह की और दारा शिकोह द्वारा रचित मज़्म-उल बहरैन या समुद्र संगम की। भारत सदियों से अनेक धर्मों, संप्रदायों तथा मान्यताओं का देश रहा है। यह देश कई विदेशी आतताई शक्तियों से जब तब आक्रांत हुआ, पर अपनी मौलिक संस्कृति पर किए गए अनगिनत कुठाराघातों के बाद भी यह देश नई परंपराओं, नए रीति रिवाजों को अपनाता, पारस्परिक सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की पराकाष्ठा का प्रतीक बनता दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। इस तरह यत्र विश्वम भवत्येकनीडम जैसी उदात्त भावनाएं यहाँ मूर्त होती रहीं और सनातन भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि का दायरा कम होने की बजाय हमेशा ही विस्तार पाता रहा। इसी विशिष्ट सांस्कृतिक समृद्धि को यहाँ के कई महापुरुषों व प्रसिद्ध विचारकों के प्रेरक जीवन तथा युगों तक याद किए जाने वाले उनके अविस्मरणीय कार्यों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। और इस कड़ी में सनातन या हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म के तत्ववेत्ताओं की, विशेष रूप से भक्ति परंपरा के आचार्यों व सूफी संप्रदाय के फकीरों की भूमिका को भला कौन नजरअंदाज कर सकता है।
जब बात सनातन और इस्लाम धर्म की पारस्परिक समानता की हो रही हो, मध्यकालीन भारत की हो रही हो, या कुल मिलाकर धार्मिक विचारों की एकता की हो रही हो, तो बरबस दारा शिकोह की शख्सियत रूबरू हो उठती है। वही शाहजहां का वारिस दारा शिकोह, जो वैचारिक रूप से अपने जमाने का सशक्त हस्ताक्षर भी था, जिसने धार्मिक एकता को समझते हुए मुगल शासन परंपरा में अकबर के बाद उससे भी अधिक दूरदर्शिता के साथ सनातन धर्म की उत्कृष्टता को न केवल मौलिक रूप से स्वयं समझने की कोशिश ही की, बल्कि वेदांत या गूढ़ ज्ञान से अन्वित उपनिषदों का अनुवाद भी संस्कृत से फारसी में करवाया, और इस अनूदित उपनिषद संग्रह का नाम उसने दिया सिर्रे अकबर, अर्थात गूढ़ रहस्य। ज्ञान परंपरा के महत्व को समझते हुए दारा शिकोह ने न केवल संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद ही किया, बल्कि संस्कृत वाङ्मय में निहित धर्म से संबंधित उत्कृष्टतम विचारों को कुरान और हदीस के साथ जोड़ा और एक नए धर्म समन्वयक साहित्य की सर्जना की, जिसका नाम था मज़्म उल बहरैन। इसका ही अनुवाद शब्दशः संस्कृत में हुआ समुद्र संगम के रूप में। संगम दो समुद्रों का, और वे दो समुद्र थे सनातन या सिद्धों का धर्म और इस्लाम धर्म। दोनों ही धर्मों के बीच सिद्धांतगत साम्य दर्शन की दारा शिकोह की उत्कट अभिलाषा कुरान को अपौरुषेय ग्रंथ के रूप में उद्धृत करने के दौरान भी साफ होती है। अपौरुषेयश्च ग्रंथोस्माकं सिद्धानां वेद इत्युच्यते। दारा शिकोह ने उपनिषदों का और भारतीय ग्रंथों के जो संस्कृत के विशेष ग्रंथ हैं उनका, भगवद गीता का और कुरान में जो समानताएं हैं, जो एक जैसी बातें हैं, भारतीयता को पूरी तरह से समर्पित करना चाहते थे समाज में, और धार्मिक एकता को कायम करना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े समुद्र एक में ही मिल करके सब एक महासमुद्र बने हुए हैं, तो उस तरह से हम अपने मानवीय चेतना को इन ग्रंथों के माध्यम से जागृत रखें। इन सब के अतिरिक्त एक तटस्थ आलोचक की भूमिका का निर्वाह करते हुए समदर्शी दारा शिकोह ने कुछ एक दार्शनिक विषमताओं को भी अपनी इस विशेष किताब समुद्र संगम में 22 विभागों में पिरोया। समानता के क्रम का निदर्शन ब्रह्म के अतिरिक्त माया के वैचारिक स्वरूप को इश्क कहने में, चिदाकाशाद इश्क इति पदार्थो भूत, सोहम को हु अल्लाह व तत्त्वम को अल्लाह हु के रूप में स्वीकार करने में होता है। फिर अल्लाह के 99 नाम और ईश्वर के सहस्राधिक नामों की परंपरा की समानता, खंड प्रलय महाप्रलय के समानांतर कमायते कुवरा कमायते सुवरा तथा ब्रह्मा विष्णु महेश के समानांतर जिब्राइल मिखाइल इसराफिल जैसे समान विचारों की बात रखता हुआ दारा शिकोह अपने धर्म समन्वयक उत्कृष्ट विचारों से अपने कट्टर सामाजिक परिवेश को अवश्य ही बदलने की कोशिश करता नजर आता है। तात्कालिक धर्मोन्मादी परिवेश में अपनी इस तरह की उदारवादी वैचारिकता की वजह से दारा शिकोह को यद्यपि खामियाजा भुगतना पड़ा, पर जब जब धर्म समन्वयक महापुरुषों की बात की जाएगी तब तब दारा शिकोह का नाम बिना किसी विवाद के सबसे पहले लिया जाएगा। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। आयुर्वेद में अन्न को ब्रह्म माना गया है। जो हम खाते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, यानी जो अन्न है और आहार है वो हमारे स्वास्थ्य का आधार है। आइए समझते हैं कि श्री अन्न यानी मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने उपयोगी हैं और क्या लाभ हम इनसे स्वास्थ्य के लिए प्राप्त कर सकते हैं। सही आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। हम क्या खाते हैं इससे निर्धारित होता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने और सेहतमंद रहने के लिए बेहद उपयोगी है श्री अन्न यानी मिलेट्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। श्री अन्न या मोटा अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी इत्यादि शामिल हैं, पौष्टिक अनाज होते हैं जो फाइबर, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में भी मिलेट को क्षुद्र धान्य, श्री धान्य कहा गया है। विंटर में बाजरे का प्रयोग होता है, समर में
गर्मियों में ज्वार का प्रयोग होता है। देश के अनुसार जैसे कि नॉर्थ में कोदो कंगुनी का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो साउथ में रागी जिसको मंडवा कहते हैं उसका प्रयोग होता है, और महाराष्ट्र राजस्थान में ज्वार का प्रयोग ज़्यादा होता है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चेतना के कारण श्री अन्न जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाज अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं और दलिया, ब्रेड, साथ ही स्वीट डिश के रूप में भी बनाए जा सकते हैं। मिलेट्स आयुर्वेद में रुक्ष, सूखा, फाइबर युक्त होने के कारण किसी न किसी स्निग्ध पदार्थों के साथ उसका लिया तो उसका पचन भी अच्छा होता है और शरीर के लिए वो दुगना लाभ करता है। जैसे कि ज्वार को घी के साथ लेना चाहिए, बाजरे को मक्खन के साथ लेना चाहिए, या कंगुनी, रागी का माल्ट दूध के साथ लेते हैं। लेकिन अगर पारंपरिक हमने स्रोत देखा तो हमारा एज अ स्टेपल फूड कहीं ना कहीं ज्वार, बाजरी, रागी इसकी रोटी बना के खाने का विधान है। और अगर ये जो लोग लेते हैं इनमें कैल्शियम, आयरन ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मिलते हैं। अगर हमने देखा तो कोई भी मिलेट अगर प्रोटीन जैसे दालों के साथ लिया तो उसका परिणाम भी हमें दुगना मिलता है। श्री अन्न का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। श्री अन्न के सेवन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं श्री अन्न। श्री अन्न का सेवन करने से हृदय स्वस्थ रहता है, वजन नियंत्रित रखने में उपयोगी है, साथ ही बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक है श्री अन्न। आहार में स्वाद के साथ पोषण का भी विशेष ध्यान दें। खाना खाते समय ये जरूर जान लें कि आपका आहार कितना पौष्टिक है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार मिलेट्स यानी श्री अन्न का नियमित सेवन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। अपने आहार में श्री अन्न को शामिल करें, बीमारियों के खतरे को कम करें और बेहतर स्वास्थ्य पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे योग की, संस्कृत की और साथ ही प्रेरणादायक कहानियों की। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सुप्रभातम। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग की बात करें तो बेहतर जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। यह जीवन दर्शन हमें सिखाता है किस तरह से स्वास्थ्य के लिए योग का उपयोग किया जा सकता है। ये हम समझेंगे क्योंकि योग ही वो मंत्र है जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। खास तौर पर अगर प्रतिदिन योग अभ्यास किए जाएं तो बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन योगिक क्रियाओं की जो कंधों की गतिविधियों को बेहतर रखती हैं और साथ ही हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं।
आज हम देखेंगे कि हम कंधों की गतिशीलता कैसे बढ़ाएं। हम शुरुआत करेंगे द्विकोणासन से, जिसके लिए हम दोनों पैरों को एक पैर जितने अंतर पर रखेंगे। दोनों हाथ पीछे लेकर दोनों हाथों की उंगलियों को कसकर पकड़ेंगे। हाथ नीचे खींचकर सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। यहाँ हम 5 या 10 सांसों तक रुकेंगे और फिर हाथ नीचे लेकर सांस भरते हुए ऊपर। अब हम करेंगे पश्चिम नमस्ते। दोनों हाथों को पीछे नमस्ते में जोड़ देंगे। अगर ये करना काफी मुश्किल है तो हम हाथों की कोनी पकड़ सकते हैं। अगर ये भी करना मुश्किल है तो हाथों की मुट्ठी बनाकर मुट्ठी एक दूसरे पे रख देंगे। फिर पैरों को एक पैर जितने अंतर पर रखकर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। यहाँ फिर हम 5 या 10 सांसों तक रुक सकते हैं और फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। नमस्कार। हमारे स्टिफ शोल्डर का कारण है मन में तनाव। मन जब तनाव में होता है तो शोल्डर हम टाइट कर लेते हैं, ऊंचे कर लेते हैं, उसे रिलैक्स रखें। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हाथ पीछे रखकर चलें, पीछे से हाथ को पकड़ें और चलें तो शोल्डर सही रहेंगे। और तीसरा, दिन में बहुत बार सीधा होने का प्रयत्न करें। और फाइनली शोल्डर के ऊपर प्यार से हाथ फिराएं, थोड़ा तो शरीर को प्यार करें, बस शरीर स्वस्थ रहेगा। नमस्कार। संस्कृत का साहित्य प्राचीन, विशाल और विविधतापूर्ण है। इसके ज्ञान और विज्ञान ने खुद को बहुत बेहतर तरीके से सिद्ध किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट पाठशाला और समझते हैं संस्कृत व्याकरण के विषय में। नमो नमः। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर बाहर संस्कृत पढ़ते होंगे। आपके इसी अभ्यास को और दुरुस्त करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये संस्कृत पाठशाला की नई श्रृंखला। कोई भी भाषा वर्णमाला पर आधारित होती है। अंग्रेजी में यह वर्णमाला ABCD है, हिंदी में यही अ आ इ ई, और संस्कृत में इसे कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र अर्थात महेश के द्वारा निकले हुए सूत्र। भारतीय परंपरा में महर्षि पाणिनि हुए हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना ही होगा। इस बार G20 में भी उनके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ की पांडुलिपि को प्रदर्शित किया गया था। ऐसा कहा जाता है उन्होंने ही शिव के डमरू से इन 14 फॉर्मूलाज को क्रिएट किया था। क्या हैं ये फॉर्मूलाज, आइए सुनते हैं। अ ई उण, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण, य म ङ ण नम, झ भै, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, श श सर, हल। तो ये हैं वो 14 फॉर्मूलाज, 14 सूत्र जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। वस्तुतः इन्हीं सूत्रों के कारण संस्कृत संस्कृत बनती है, परिष्कृत बनती है। इन सूत्रों की वैज्ञानिकता के बारे में हम बात करेंगे अपने अग्रिम श्रृंखला में। तब तक आप करिए इनका अभ्यास। नमस्कार। प्रकृति ने हमें कई बहुमूल्य धरोहर दी हैं। वायु, जल, अग्नि। जल को ऐसा संसाधन माना गया है जो मानव जीवन के लिए प्राण है। इसी के लिए एक सकारात्मक पहल की है। मेरठ की जन सहभागिता हुई है, जिसमें तालाबों को साफ कर उसमें जल को बना रखा जा रहा है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ये खबर मेरठ से है, जहां जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता की नजीर देखने को मिल रही है। ग्रामीण तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर उनमें फैली हुई गंदगी को साफ करवाकर
तालाबों का कायाकल्प कर रहे हैं। जन सहभागिता से भागीदारी निभाते मेरठ जिले के खरखोदा ब्लॉक के जसोरा गांव में ग्रामीण प्रशासन के सहयोग से जिन इलाकों में जल स्तर काफी नीचे है, वहां पर तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो तालाब था पहले बहुत गंदा था और ये डार्क जोन में आता। हमारा तालाब पहले जो था डार्क जोन में था। पहले इसमें इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी। तो हम लोग इकट्ठा हुए एक दिन और हम पूरे गाँव लोग वासियों ने, बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी सब थे, बच्चों ने सबने इसकी सफाई कराई और सबसे ज़्यादा हमने प्रशासन की मदद ली। प्रशासन के द्वारा हमने इसकी सफाई कराई और अब ये तालाब बहुत अच्छा हो गया है। इसका पानी भी बहुत अच्छा हो गया है, वाटर लेवल भी इससे अच्छा हो रहा है। पहले पानी हमारे यहाँ नलों का तो गंदा आता था, नलों में भी, और इसको जब हमने साफ़ करा पूरा जोहड़ को, पानी भी अच्छा है इसका, नलों का पानी भी अच्छा आने लगा है। सफाई गांव वालों ने भी की, प्रधान जी ने भी करवाई, तुमने भी, प्रशासन ने भी कराई, सब मिलकर इस झोड़ की सफाई कराई। और इसमें बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब घूमने के लिए आते हैं यहाँ और सब मिलकर काम करते हैं। ये देखिए किस प्रकार ये अमृत सरोवर मेरठ जिले के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी देखने लायक जगह बन गया है। इस अमृत सरोवर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये है ही बहुत खूबसूरत। तालाबों का कायाकल्प होकर अमृत सरोवर बनने से ग्रामीणों और ग्राम पंचायत दोनों को ही आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी की बात मान के ये तालाब की साफ सफाई की हमने और तालाब और गांव में भी देखे। हमने से अपने तालाब को बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री जी की बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं, औरों को भी बताते हैं। उन्होंने जल बचाने के लिए कहा, साफ सफाई के लिए कहा। ग्राम जसौरा जो खरखौदा ब्लॉक में है, जहाँ पर एक ग्राम प्रधान के इनिशिएटिव से और बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। वहाँ की ग्राम प्रधान शाइस्ता जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी तो उन्होंने यह ठानी कि वो भी अपने गांव के तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे। ग्राम प्रधान, ग्रामीण और साथ ही में उनके साथ में जिला प्रशासन की मदद से अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत एक तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, जो आज तालाब सिर्फ वहाँ के ग्रामीण लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि आसपास के लोग भी वहाँ एक पर्यटन स्थल की तरह उसका यूज़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जन से अपील की थी कि वो अपने क्षेत्र में तालाबों का कायाकल्प करें। लोगों ने इस अपील को अपने जीवन में उतारा है। यहाँ बड़ी संख्या में तालाबों का कायाकल्प हो रहा है और प्रशासन के सहयोग से उसे अमृत सरोवर बनाकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसे उदाहरण प्रेरणा है हम सभी के लिए कि अपने जीवन में बदलाव लाएं और कुछ ऐसे कार्य करें जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल लौटेंगे कुछ और समाचारों के साथ, कुछ और कहानियों के साथ, कुछ और ज्ञान लेकर आएंगे और आपको रूबरू कराएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।